तो आज हम बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि सरकार ने कहा कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है तो वो एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा की जाती है। तो सरकार के द्वारा ये कहा कि अब इसमें एक चेंज लाने की ज़रूरत है। इसमें कुछ जो है कॉलेजियम सिस्टम में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, और जिसके लिए जो जुडिशरी है और जो पार्लियामेंट्रियंस, जो पार्लियामेंट के लोग हैं, सांसद हैं, तो उनके द्वारा जो है ये आवाज़ भी उठाई गई थी और इसके संबंध में एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम भी जो है वो तैयार किया गया था और सरकार के द्वारा उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है पेश किया गया था। लेकिन अभी भी ये जो ड्राफ्ट है वो पेंडिंग चल रहा है। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ है। बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए हमारे संविधान की जो आर्टिकल 124 है, अनुच्छेद 124 जो है उसका क्लॉज 2 ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और जो जजेस का जो नाम है वो रिकमेंड किया जाता है एक कॉलेजियम के द्वारा। और उस कॉलेजियम में जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में जो है 4 जजेस होंगे, एक सीनियर और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। उसी तरह अगर हाई कोर्ट के लिए अगर कॉलेजियम है तो वहाँ भी 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे हाई कोर्ट के, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। तो अब एलिजिबिलिटी भी पहले देख लेते हैं कि क्या कौन लोग एलिजिबल हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो कौन कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो देखिए जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो आर्टिकल 124 एक्सप्लेन करता है, ठीक है। पहले ये कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप इंडियन सिटीज़न हैं, तो ही आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। उसके अलावा आपकी एज जो है वो 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा आप 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में एज ए जज आप काम किए हों, ठीक है। 5 साल तक आपने कॉन्टीन्यूसली जो है काम किया है हाई कोर्ट के जज के रूप में, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। या अगर आप कोई एडवोकेट हैं, अगर आप कोई वकील हैं और के हाई कोर्ट के, अगर आप कोई एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और आपके पास 10 साल का जो है एक्सपीरियंस है, या कोई आप जूरिस्ट वगैरह हैं, तो भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। तो इसमें देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है वो हेड किया जाता है सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसमें 4 अदर जो सीनियर मोस्ट जजेस उसमें होते हैं। उसी तरह जो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है, ये एक ग्रुप ऑफ जजेस का एक जो कॉलेजियम बोलते हैं वो ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं। तो ये जो है अपॉइंटमेंट, जो जजेस के जो अपॉइंटमेंट नियुक्ति हो गई या उनके ट्रांसफ़र के संबंध में जो भी चीज़ें हैं वो ये देखता है, ठीक है। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई उल्लेख है, ना ही तो इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया है, बल्कि ये टाइम टू टाइम जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा जो है वो इवॉल्व होके आया है सामने। अब देखिए, अब बात करते हैं कि क्या जो कॉलेजियम के द्वारा अगर मान लीजिए किसी का नाम रिकमेंड किया गया तो क्या वो रिकमेंडेशन जो है वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है राष्ट्रपति पे। कि अगर अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने किसी का नाम रिकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट को, तो क्या प्रेसिडेंट जो है उन्हीं की नियुक्ति करनी पड़ेगी। देखिए जो कॉलेजियम होता है वो क्या करता है, अपनी फाइनल रिकमेंडेशन जो है वो राष्ट्रपति को भेजता है अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो उनके प्रेसिडेंट के पास 2 चीज़ें अभी यहाँ हो सकती हैं कि या तो जो प्रेसिडेंट हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि रिकमेंडेशन जो है वो दोबारा से जो है कॉलेजियम के पास वापस आ जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट रिजेक्ट किया तो दोबारा से जो वो नाम है वो वापस आ गया कॉलेजियम के पास। लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा उसी रिपोर्ट को जो है बिना चेंज की दोबारा भेज दे, उसी को दोबारा रिकमेंड कर दे, तो वहाँ प्रेसिडेंट जो है एक तरह से अब मजबूर हो जाएंगे। वो अब उनके ऊपर वो चीज़ बाइंडिंग हो जाएगा कि उन्हीं नामों में से एक नाम जो है चुनना पड़ेगा उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, या जो भी जज की नियुक्ति करनी है उनके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या इसके क्या क्रिटिसिज्म किए जाते हैं। पहले तो ये कहता है कि ट्रांसपेरेंसी कम है कॉलेजियम सिस्टम में, और नेपोटिज्म है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि अगर कोई उसका दोस्त है, रिलेशन वाला है, तो वो अपने रिलेशन वाले को जो है ना उसका नाम रिकमेंड कर देगा। और भी कई पब्लिक कंट्रोवर्सीज़ वगैरह हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसमें कई जो जूनियर जजेस होते हैं, जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, या जो एडवोकेट्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो उनको भी कहीं कहीं जो है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको जो है नियुक्ति नहीं की जाती है उनकी। अब इसमें एक रिफॉर्म की आवश्यकता, ये कहा गया कि इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, ठीक है, कोई संवैधानिक जो बॉडी है वो तो इसके लिए प्रेजेंट है नहीं। तो अब इसके लिए कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने की आवश्यकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की या हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करेगी, ठीक है। और ये जो है इंश्योर करेगा इंडिपेंडेंस,
रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, डेमॉन्स्ट्रेट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ सेलेक्टिंग द नंबर्स ऑफ जजेस रिक्वायर्ड अगेंस्ट सर्टेन नंबर ऑफ वैकेंसीज, द कॉलेजियम मस्ट प्रोवाइड ए पैनल ऑफ पॉसिबल नेम्स टू द प्रेसिडेंट। तो ये कहा गया कि नंबर ऑफ जजेस जो है सेलेक्ट करने के जगह पे क्या करना चाहिए कि जो कॉलेजियम है उसको नाम जो है वो प्रेसिडेंट को सजेस्ट करना चाहिए टू अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड अदर वैलिड क्राइटेरिया। तो प्रेफरेंस के नाम पे कि हाँ पहले नंबर पे हम कॉलेजियम जो है इनको प्रेफरेंस दे रहा है, दूसरे नंबर पे इनको प्रेफरेंस दे रहा है, तो प्रेफरेंस के आधार पे जो है इनको नाम जो है रिकमेंड करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।